गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के चैप्टर संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में विस्तारपूर्वक आप लोग बीएससी पार्ट 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है और क्यों आगे जो है फर्दर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आदि थ्योरीज का विकास हुआ। ठीक है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो कॉम्प्लेक्सेस के बनने, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ज्योमेट्री आदि की व्याख्या करने में तो बहुत ज़्यादा सफल रहा है, परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रहा है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों के संकुलों के व्यवहार में या व्याख्या करने में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता। तो इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के अणु या आयन जब दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तब वे रंगीन दिखाई देते हैं। संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन क्यों दिखते हैं, इसकी व्याख्या जो है वो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जलीय विलयन रंगीन क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या आपके संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन जो है वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे या बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यानी कि संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर हम उसके संकुल निर्माण की प्रक्रिया को समझा देते हैं, लेकिन संरचना के आधार पर उनके चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान इस सिद्धांत के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तीसरा है कि विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है कि संकुलों में चुंबकीय गुणों की मात्रा कितनी होगी। फिर चौथी लिमिटेशन है कि कई संकुलों फॉर एग्जांपल CuH2O का होल 6+2 की जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होती है, जिसमें से 4 अणु जो है वो H2O के समान दूरी पर होते हैं जबकि शेष 2 H2O के अणु अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी भी व्याख्या जो है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। पांचवी लिमिटेशन है कि कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड दोनों के संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार ये व्याख्या दी जाती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, कि जैसा कि CuNH3 का होल 6+2 और CuCN4-2 को अग्रलिखित संरचनाओं में समझाया गया है। तो इन संरचनाओं में हम देख रहे हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित वो उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऐसा होने पर दोनों संकुलों में समान अपचायक गुण यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण भी इस सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड संकुल बनने में इनको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षकों से उत्तेजित होकर 4D कक्षकों में चला जाता है। इतनी अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि यह सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाता। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं की जा सकती कि किसी भी संकुल के बनने में ऊर्जा कितनी परिवर्तित हुई। नेक्स्ट है कि निकल +2 आयन जो है वो अमोनिया अणुओं के साथ एक चतुष्फलकीय संकुल बनाता है, जबकि साइनाइड आयनों के साथ में इसका संकुल वर्ग समतलीय आकार का होता है। ऐसा क्यों हुआ, यानी कि लिगेंड के बदलने से ज्योमेट्री क्यों बदली, इसका भी स्पष्ट कारण एवं पूर्वानुमान इस सिद्धांत के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर है आपके विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसके अनुसार जब लिगेंड धातु परमाणु या आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो धातु पर औपचारिक ऋणावेश आ जाएगा और धातुओं पर ऋणावेश तो उनके स्थायित्व को घटाने वाला ही होता है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन धातु को दिए जाने के पश्चात भी यहाँ पर स्थायी कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहे हैं, इसका भी जो है स्पष्ट सॉल्यूशन वीबीटी के आधार पर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट लिमिटेशन है आपके संक्रमण धातुओं के कई संकुल धातु की कम ऑक्सीकरण अवस्था में कम ऋण विद्युतीय दाता परमाणु के साथ बनते हैं, फिर भी ये काफ़ी स्थायी होते हैं। तो इनके धातु कार्बनों का उल्लेख किया जा सकता है। तो इन संकुलों में जब धातु परमाणु के पास ऋणावेश अधिक हो जाता है तो ये बैक बॉन्डिंग द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग में धातुओं के भरे हुए जो डी कक्षक है वो लिगेंड के विपरीत बंधीय कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व साझा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम परमाणु जो है वो बैक बॉन्डिंग द्वारा क्रोमियम कार्बन के मध्य पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिससे क्रोमियम कार्बन के मध्य का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्रोमियम परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाती है। इस प्रकार जो वीबीटी द्वारा इसे अनुनाद द्वारा समझा सकते हैं, इसलिए इनके स्थायित्व की सही व्याख्या जो है इस सिद्धांत के आधार पर नहीं संभव हो पा रही थी। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की इन्हीं कमियों के कारण संकुलों की व्याख्या करने के लिए आजकल इनका उपयोग कम किया जाता है और इसके स्थान पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग ज़्यादा किया जा गया। फिर है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी वो ज़्यादा एडवांस थ्योरीज थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं। तो सर्वप्रथम सन 1929 में हेंस बेथे और वॉन ब्लैक द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। यानी कि CFT किसके द्वारा दी गई थी? वॉन ब्लैक और हेंस बेथे के द्वारा दी गई, जिन्होंने माना था कि संकुल बनने में लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अर्थात इन्होंने संकुलों में बंधन की प्रकृति को कौन सा माना? आयनिक माना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर। यानी कि CFT में जो है लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा माना गया? आयनिक बॉन्ड माना गया, जबकि VBT में बॉन्ड माना गया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस हो गया VBT और CFT में। पहला कि VBT में तो लिगेंड एंड मेटल के बीच में बॉन्ड माना जाता है कोवलेंट यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि CFT में बॉन्ड की प्रकृति मानी जाती है आयनिक। यानी कि अमोनिया या जो आपके कार्बोनिल जैसे उदासीन लिगेंडों के लिए इन्होंने आयन द्विध्रुव आकर्षण की परिकल्पना की, इनकी आयन डायपोल अट्रैक्शन की परिकल्पना की। तो इस सिद्धांत के आधार पर संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एवं चुंबकीय गुणों की व्याख्या सरलता से हो जाती है। यानी कि CFT के द्वारा जो कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो सन 1931 में गैरिक ने संक्रमण धातु संकुलों में मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक मानते हुए उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन की, तो पाया कि ये मान प्रायोगिक मानों के बहुत ज़्यादा निकट है। फिर उसके बाद में सन 1952 में एली ऑर्गल ने इसे आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इस सिद्धांत ने संयोजकता बंध सिद्धांत का स्थान ले लिया। मतलब इसका वाइडली यूज़ किया जाने लगा कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करने के लिए। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करने में डी कक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस सिद्धांत के अध्ययन से पहले हम सबसे पहले डी कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी कक्षकों की आकृति यानी कि डी कक्षक 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपके DXY, DXZ, DYZ, DX² -Y² और DZ²। ठीक है, जिनमें से इनके 2 सेट होते हैं T2G और EG। EG सेट में आपके आते हैं DX² -Y² और DZ² और T2G सेट में आपके 3 ऑर्बिटल आते हैं DXY, DYZ और DXZ। ठीक है, यानी कि जो EG सेट के ऑर्बिटल्स होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, यानी कि अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? DX² -Y² और DZ²। और जो आपके
T2G सेट वाले 3 ऑर्बिटल होते हैं, वो होते हैं आपके इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? DXY, DXZ और DYZ। ओके, तो अब देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मेन पोस्टुलेट्स। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख पोस्टुलेट जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि जो ऋणावेशित आयन होते हैं, जैसे साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन आदि, या फिर कोई भी लोन पेयर युक्त जो उदासीन अणु होता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर, ये लिगेंड जो होते हैं जिनका ऋणावेशित ध्रुव जो है वो धातु आयन की तरफ होता है, तो इन लिगेंडों को हम जो है पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं। ठीक है, यानी कि लिगेंड बिहेव जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। सेकंड है आपके कि केंद्रीय धातु आयन एवं इन लिगेंडों के मध्य केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन। तो इन दोनों के कक्षकों के मध्य कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य के बंध की प्रकृति कैसी होती है? प्योर आयनिक होती है, ओवरलैपिंग किसी प्रकार की नहीं होती है लिगेंड और मेटल आयन के कक्षकों के बीच में। फिर तीसरी जो है यहाँ पे धारणा वो क्या है कि धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों जो डी कक्षक होते हैं वे समान ऊर्जा वाले होते हैं, डिजनरेट होते हैं, लेकिन संकुल बनाने के लिए जो ही लिगेंड के ये कांटेक्ट में आते हैं इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और ये अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर है कि इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ डी कक्षक जो होते हैं वो तो अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष कक्षक जो हो जाते हैं उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। तो इसके बाद में इनमें इलेक्ट्रॉनों का हुंड नियम के अनुसार जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर जो है हुंड का नियम क्या होता है कि सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, और उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो जो है वापस से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो इस प्रक्रम में चूंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस रिलीज होने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान से हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और स्टेबिलिटी आदि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर है आपके कंपैरिजन इन बिटवीन VBT एंड CFT। तो सबसे पहले देखते हैं हम VBT में लिगेंड धातु के मध्य कोऑर्डिनेट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं, जबकि CFT में ये बॉन्ड कैसा माना जाता है? आयनिक प्रकृति का माना जाता है। दूसरा पॉइंट है आपके कि VBT के अनुसार सारे डी कक्षक जो है वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि CFT के अनुसार डी कक्षकों के विभाजन से भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले EG और T2G कक्षकों के सेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कि VBT के अनुसार बंध सामर्थ्य के आधार पर संकुलों के स्थायित्व का निर्धारण होता है, जबकि CFT में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मानों के आधार पर संकुलों के स्थायित्व का ज्ञान होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड ऑर्डर से स्ट्रेंथ का पता चलता है, और जो है आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पर CFT में हम पता लगाते हैं स्थायित्व का। ठीक है, चौथा है आपके VBT में सभी लिगेंड समान होते हैं, जबकि CFT में लिगेंड जो है दुर्बल या प्रबल यानी कि अलग अलग उनकी स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करते हैं बढ़ती हुई लिगेंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फिर है आपके पांचवा पॉइंट की VBT में संकुलों के चुंबकीय व्यवहार की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती है, जबकि CFT में लिगेंड की प्रबलता के आधार पर संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या ज्ञात होती है, जिससे उस कॉम्प्लेक्स में चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या भी आसानी से हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि CFT में प्रबल लिगेंड जो होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और अगर जो है इलेक्ट्रॉन आपके वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी नहीं होगी। इस आधार पर हमें कॉम्प्लेक्स में सही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, और उसी आधार पर हम चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या भी आसानी से कर सकते हैं। फिर है आपके
नेक्स्ट, वीबीटी के आधार पर संकुलों के रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकती, जबकि सीएफटी जो है वो डीडी ट्रांजिशन के आधार पर संकुलों के रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर सातवां है आपके वीबीटी के अनुसार वर्ग समतलीय संकुल DsP2 संकरण द्वारा बनते हैं, जबकि सीएफटी के अनुसार ये अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए असफल प्रयास के कारण वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं। तो ये 7 जो पॉइंट है यानी कि डिफरेंस इन बिटवीन वीबीटी एंड सीएफटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी भी आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।